रामराज और उसकी पत्नी विकलांग है। माँ बाप दोनों केदारनाथ से नहीं लौटे तो अब जिंदगी पहले ही मुसीबतों से भरी थी, अब जीना एक चुनौती बन गया है। सरकार की बेरुखी अब नाराजगी बन रही है। हमारे भाई साहब, महावीर जी भाई साहब, हमारे बोजाई जी, मम्मी पापा 4 मनक थे। हमें बहुत परेशानी सहनी पड़ी। हमारे बहुत इसके 1 महीने बाद फिर हमारे जीजा जी ने शांत हुए तो हमारे परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका। उम्मीद क्या करें, हमें 12 महीने के बाद नालते हमें आदम तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या उम्मीद करें 12 महीने बाद। उत्तराखंड त्रासदी से बचकर जो जिंदा वापस लौटे, उनकी जुबानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव की गलियों में घूम अपनों को खोया है। रामराज और उसकी पत्नी विकलांग है। माँ बाप दोनों केदारनाथ से नहीं लौटे तो अब जिंदगी पहले ही मुसीबतों से भरी थी, अब जीना एक चुनौती बन गया है। सरकार की बेरुखी अब नाराजगी बन रही है। हमारे भाई साहब, महावीर जी भाई साहब, हमारे बोजाई जी, मम्मी पापा 4 मनक थे। हमें बहुत परेशानी सहनी पड़ी। हमारे बहुत इसके 1 महीने बाद फिर हमारे जीजा जी ने शांत हुए तो हमारे परिवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका। उम्मीद क्या करें, हमें 12 महीने के बाद नालते हमें आदम तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या उम्मीद करें 12 महीने बाद। उत्तराखंड त्रासदी से बचकर जो जिंदा वापस लौटे, उनकी जुबानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव की गलियों में घूम रहे इस शख्स का नाम चतुर्भुज है और उम्र करीब 80 साल, लेकिन जज्बा और हिम्मत किसी योद्धा से कम नहीं। रेलगांव से अपनी साथियों के साथ जब केदारनाथ पहुंचे तो भीषण बाढ़ आने के बाद ये बुजुर्ग अपनों से बिछड़ गए। 3 दिन पहाड़ी पर भूखे प्यासे मौत को हराकर जब अपने गांव लौटे तो कुछ दिन तो सदमे की वजह से बोल ही नहीं पाए। लेकिन जब पता चला कि कोई भी सुरक्षित नहीं लौटा तो अब मारे गए लोगों के परिजनों को ढांढस बंधाकर अपने को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। कोई ना आपका यार अब आज कोई ना मारे बड़ा महीना हो गया। खास हुआ था खा फाने खा सरकार ने कर दिया। सरकार ने तो आगे से तो लिया ये लिखवा रहा अब ना पाया जो मर गया वहाँ ऊपर। गांव की हर गली में और चौराहे पर आज भी इस त्रासदी का जिक्र 1 साल बाद भी होता दिखा। अब देवभूमि की त्रासदी का मंजर पूरे गांव की आंखों में नजर आता है। जिस गांव में लोग मिलजुल कर खुशियां मनाते थे, अब 1 साल से एक दूसरे के दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा से गुल मोहम्मद मुल्तानी की रिपोर्ट। राजस्थान की अगर बात करें तो सिर्फ टोक का ही दर्द नहीं है। प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपनों की बेसब्री से बाट जोह रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पवन सिन्हा हैं, अलवर से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सिन्हा साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बरसी हो चुकी है, सरकारों की तरफ से जो कोशिशें होनी चाहिए थी नाकाफी लग रही हैं, प्रशासन अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो घटनाक्रम होने से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अभी बहुत कुछ होने की जरूरत है। सर, हमारी ये जो सरकार है आज कहीं न कहीं आज भी अपने और देशों से पीछे है, क्योंकि मौसम विभाग को पहले ही सूचना दे देनी चाहिए थी कि ऐसी त्रासदी होने जा रही है। इसके बारे में कहीं न कहीं हमारी सरकार बिल्कुल पीछे है, क्योंकि जो ये सूचना है अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच रही, अभी तक नाकाम है। किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक ये नहीं पता कितने लोग मारे गए, कितने परिजन गायब हुए हैं। जी बिल्कुल सिन्हा साहब, आपने सही कहा कि मौसम विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। अगर इस तरह की कोई ना कोई सूचना पहले से मिल जाती तो मौसम विभाग सूचित कर सकता था। बात करें वहां के प्रशासन की, उस वक्त हाल जो व्यवस्था थी वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम की आपको कोशिश लगती है, और अब क्या लगता है आपको किस तरह से मरहम लगाई जा सकती है इन जख्मों पर प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से? सर, जहाँ तक मरहम की बात है, क्योंकि जो हो चुका उसका तो मरहम अब कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनके परिजन आज भी बेसब्री से इंतजार है
और उनके दिल पे क्या बीत रहे, किस तरह अपनों की आस लिए बैठे हैं। तो कहाँ से हैं यादव साहब? हमारे साथ अभी अलवर से हमारे साथ पवन सिन्हा जी जुड़े हुए। आपके कौन रिश्तेदार हैं, जानना चाहेंगे कि कौन रिश्तेदार थे, कौन कौन वहां पर गए हुए थे, क्या उस वक्त हादसा पेश आया, आपकी उनके बाद या उससे जस्ट पहले कोई बात हुई थी उस वक्त? मेरे भैया हैं बड़े, राम गोपाल यादव नाम है उनका, मेरी मम्मी है जी, और मेरे सास ससुर हैं। क्या लगता है आपको प्रशासन की तरफ से क्या कमी रह जाती है? क्योंकि इस तरह के हादसे होते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ जो देते हैं सरकार की जो बेरुखी होती है, प्रशासन की जो बेरुखी होती है, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, दर्द को और ज्यादा कई गुना बढ़ा देती है। जी हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जानी चाहिए थी, वो कोशिशें नाकाफी होती हैं, जो दर्द को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, पीड़ितों को और ज्यादा दुखी कर देती हैं। क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाना चाहिए इस तरह के हादसों में, या इस तरह की कोई त्रासदी हो जाती है तो? उसमें ये सहायता करनी चाहिए, और तो क्या मौसम विभाग वाले ध्यान देते तो वहाँ पे जाने से यात्री को सबको रोका जा सकता था, या सचेत कर देते उनको। अब उनको थोड़ी पता था कि इतना पानी आएगा या ऐसा आएगा जो अपन सब कुछ छूट जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, सब कुछ सफा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कोई ध्यान था किसी का जी। ये तो मौसम विभाग वाले बताने कि ऐसा पानी आ सकता है या ऐसी संभावना है, या जो भी गवर्नमेंट ने कोई ये सहायता के लिए कहा वो भी पूरी नहीं की अभी तक तो कुछ भी। जी बिल्कुल यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से ये कोशिश पूरी है कि आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई जाए, सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको जिस चीज का इंतजार है, मुआवजा जो लोग हैं जिनको मिलना चाहिए तो उनको जरूर मुआवजा मिले, और ताकि उनका जो गम है कुछ कम किया जा सके। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ लादूराम जी जुड़ गए हैं चाकसू से। लादूराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में। क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पीड़ित परिवार है उनके रिश्तेदारों से, जो इस त्रासदी में खो चुके हैं उनके रिश्तेदारों से हमारी बात हो रही है, जिनको इंतजार है मुआवजे का या अपने लोगों का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? लादूराम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी खामी की वजह से हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आप भी अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी बात, या फिर मृतकों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं फोन करके, तो आप हमें दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 01412770 या फिर आप फेसबुक पर इस त्रासदी से जुड़ी तस्वीरें या फिर अपने उन रिश्तेदारों की तस्वीरें भेजना चाहते हैं जो कि बिछुड़ चुके हैं आपसे, उनकी तस्वीरें आप हमें भेज सकते हैं, अपने संदेश भी भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/जनटीवी इंडिया। तो केदारनाथ हादसे को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी वो खौफनाक मंजर आंखों के सामने है। जिंदगी और मौत के बीच 9 दिन रहकर लौटने वाले टोंक का भार्गव परिवार देवभूमि पर हुई त्रासदी को याद करके आज भी सिहर उठता है। केदारनाथ हादसे को 1 साल हो चुका है। मौत के मुंह से लौटे परिवार आज भी उस मंजर को याद कर खौफजदा हो जाते हैं। देवभूमि में आए मौत के सैलाब जिंदगी और मौत के 9 दिन बिताकर लौटे भार्गव परिवार को आज भी वो दृश्य भयभीत कर देते हैं। झाला और हरसिल में अपनी ही आंखों के सामने होती मौतों के साथ पत्नी आशा भार्गव का बीपी 260 हो जाना और 2 बच्चों को सांस लेने में तकलीफ के बावजूद हौसला बनाए रखना परिवार के मुखिया के लिए इतना आसान नहीं था। पर सेना के जवानों ने मदद की और हौसला दिया तो ईश्वर ने मौत के मुंह से वापस भेज दिया। भार्गव परिवार के लोगों के चेहरों पर अब भी तबाही की तस्वीर नजर आती है। वो उस मंजर को कभी याद नहीं करना चाहते। 27 जून को घर लौटे परिवार के सदस्यों ने बताया कि भारी बारिश के चलते रास्ते कट गए। झाला और हरसिल में 9 दिन फंसे रहने के बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। इतनी तेजी से पानी का सैलाब था कि अगर 100 हाथी भी आप उसमें डाल दें तो एक पलक झपकने जितनी देर में उन हाथियों का पता नहीं चले कि वो कहाँ गए। ये मंजर वहां का हो रहा था। इस तरह से होते हुए हम आर्मी हेडक्वार्टर हर्षिल में पहुंचे। हर्षिल पहुंचने पर वहां पर आर्मी के द्वारा हमको मदद की गई और आर्मी के द्वारा ही वहां से हमको हेलीकॉप्टर के द्वारा निकाला गया। वहीं इस परिवार को इस बात का मलाल है कि राजस्थान सरकार ने जो घोषणाएं की वो आज भी अधूरी है और उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। परिवार की बड़ी बेटी दिव्या आज भी
डिप्रेशन का शिकार है, जिसका इलाज जयपुर में चल रहा है। साल भर हो गया है, हमें किसी तरह की कोई राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है और वहाँ का मंजर और हादसा तो हम आज भी नहीं भुला पाए हैं, क्योंकि मेरी बच्ची की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और अभी भी वो डिप्रेशन से, उस वातावरण से बाहर नहीं निकल पाई है। उसका इलाज मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। तबाही का मंजर याद करके बच्चों की आंखों में भी वो पूरा मंजर तैर जाता है जो उन्होंने 1 साल पहले देखा था। पानी पर बहती लाशों को देखा, पहाड़ों से फिसलकर मौत की आगोश में गिरते लोगों को देखा। मेरी काफी तबीयत खराब हुई थी, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी और मैं वहाँ का मंजर भुला ही नहीं पा रही थी। हमने वहाँ पे कई लोग परिवार को साथ में बहता हुआ देखा कि पूरा परिवार चला गया, कोई नहीं बचा। इस तरह का मंजर देख के मैं काफी डर गई थी। हम बड़ी मुश्किल से निकल गए, पहाड़ों में चले, सिर्फ एक लाठी के सहारे, पहले नीचे उतरे 50 किलोमीटर, फिर वापस ऊपर चढ़े। हम मतलब बड़ी मुश्किल से, और एक जगह पर तो ये था सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी के द्वारा पार कराया जा रहा था, तो हमने वहाँ से निकलने का नहीं सोचा, क्योंकि अगर हम में से कोई भी एक भी रह जाता शायद सब नहीं आ पाते। मौत को मात देकर लौटे भार्गव परिवार ने सेना के प्रयासों की सराहना की और दुआ की कि ऐसा मंजर फिर कभी किसी को न दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। और इसी परिवार के एक सदस्य ज्योति भार्गव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में। आपने बहुत नजदीक से इस मंजर को देखा है। अभी हम आपके परिवार के जो लोग हैं उनको भी सुन रहे थे, क्या कुछ उनका कहना है। आपके परिवार से एक जो सदस्य हैं वो अभी तक डिप्रेशन में हैं, वो उस मंजर को नहीं भुला पा रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार उन्होंने बहते हुए देखा। इस त्रासदी वाले मंजर को हम वापस तो आपको याद नहीं दिलाना चाहते, लेकिन इस बात को हम छेड़कर एक बार सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो मंजर है ये अभी तक लोगों के जहन में घर करके बैठा है। इस मंजर से उबारने की जरूरत है। तो इसके लिए एक बार हम आपसे वापस से ये जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर हुआ और उसके बाद सरकार की तरफ से जो कोशिशें थी सेना की, आपने कोशिशें बताई कि सेना पूरा अपना सहयोग वहां पर दे रही थी, लेकिन सरकार और प्रशासन का जो सहयोग वहां पर होना चाहिए था, पूरी बात हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे बहुत कम शब्दों में। देखिए, वहां पर जो एक प्राकृतिक आपदा के रूप में जो सबके साथ हमारे साथ ये एक त्रासदी हुई, किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, कभी सपने में भी नहीं था इस तरीके का हो जाएगा। और वहां पर हमें मदद अगर थी तो सिर्फ सेना की मदद थी, इसके अलावा और कोई मदद नहीं थी। सेना की मदद भी इस तरह से थी तो वो हम तक अगर पहुंच गई या हम सेना तक पहुंच गए, क्योंकि हर आदमी को अपनी जान बचाने की पड़ रही थी और अपने साथ वाले लोगों की जो अपना परिवार था, जो भी साथ में थे, उनको बचाने की लग रही थी। तो आदमी इसी फिराक में अपनी जान बचाने के लिए कोई कहाँ दुबक रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। और वहां पर हमें कोई जगह सुरक्षित महसूस नहीं हो रही थी। जिस जगह भी हम लोग पहुंच गए थे ये लग रहा था यहाँ पे हम हैं सुरक्षित, लेकिन कब तक हैं पता नहीं है, पता नहीं किस घड़ी यहाँ पर क्या हो जाए। और वहां पर सेना की जो मदद थी तो आखिर में सेना के द्वारा ही लोगों को वहां से निकाला गया, उन्हीं के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया गया। जब हम लोग आर्मी हेडक्वार्टर जैसे तैसे गिरते पड़ते अपनी जान को कदम कदम पे जोखिम में डालते हुए हर्षिल हेडक्वार्टर पे पहुंचे, वहां पर सेना ने हमको ट्रीटमेंट दिया, सब बच्चों को ट्रीटमेंट दिया, वहां पर उनको हॉस्पिटलाइज किया और हर तरह से उन्होंने हमें मदद की। और उन्होंने, सेना का कहना यही था कि अब आप बिल्कुल चिंता न करें, आप हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। और सेना ने यूं कहिया तो बिल्कुल हनुमान जी की तरह मदद करी है। जी भार्गव साहब, बिल्कुल 1 साल इस बात को हो चुका है, लेकिन अभी तक आपके जहन में हो चुका, लेकिन हमें तो यूं लग रहा है कि शायद ये कल की बात है। अभी तक मैं और मेरा परिवार और जो भी लोग वहाँ पे इस त्रासदी से होकर के निकल के आए हैं, मैं समझता हूँ अभी तक इस त्रासदी से वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। याद में बनी हुई है और तकलीफें बनी हुई हैं। जी भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये वो परिवार के सदस्य थे जो कि इस त्रासदी से बचकर निकल पर आ पाए, अपने परिवार के साथ वहां पर गए हुए थे। बड़ी मुश्किल से वहां से उन्होंने एक कठिन सफर तय करते हुए अपनी जान बचाई और वापस अपने घर लौट पाए। इस खास खबर पर हम बने रहेंगे, वापस लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।